Hello guys, now we will study the class 9th NCERT Democratic Polity chapter 2 Constitutional Design. ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डिज़ाइनिंग कैसे की है. डिज़ाइनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड है और किस बेसिस पे चीज़ें इंक्लूड की गई हैं. ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे हम देखेंगे ओवरव्यू. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. Okay? हमने जब प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था डेमोक्रेसी में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो रूलर्स होते हैं वो बेसिकली फ्री नहीं हैं व्हाट दे लाइक टू डू. मतलब कि उन्हें जो भी करना है वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स के बेसिस पे ही करना है. वो नहीं कर सकते जो उनको पसंद है. देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीज़न गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. ठीक है, वहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं जैसे कि जो सिटीजन्स गवर्नमेंट जो भी एग्जिस्टिंग पीपल है उनको ये चीज़ें फॉलो करेगी. और इस बेसिक रूल कहाँ लिखे गए हैं, किसके लिखे गए हैं, और इसी को बोलते हैं जब ये सारे रूल्स एक साथ लिखे गए थे उसको कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं. ठीक है, ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस. As the supreme law of country, the constitution determines the right of citizens, the powers of government and how the government should function. ठीक है, देखो बोला जाता है कि जो हमारा सुप्रीम लॉ है कंट्री का वो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, अगर हमारा बोला जाए कि हमारी जो सुप्रीम लॉ के बेस पे जो बुक लिखी गई वो कौन सी है, तो हमारा संविधान ही एक सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ के जैसे वर्क करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस, ये क्या डिटरमाइन करता है, सिटीज़न के राइट्स को. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या क्या डिटरमाइन करता है, सिटीज़न के राइट्स को, पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ द पावर शुड रन आउट. तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि राइट्स ऑफ सिटीज़न, ठीक है, पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट रन. ठीक है, ये बेसिक तीन चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती है. In this chapter, we ask some basic question about the constitutional design of democracy. ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन कैसे की जाती है डेमोक्रेसी में. वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप. ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्रॉन अप किया जाता है, हु डिज़ाइन दैम एंड इन वॉट वे, वॉट आर द वैल्यूज़ ऑफ शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन द डेमोक्रेटिक स्टेट. बोला जाता है कि कौन इसे डिज़ाइन करता है. ठीक है, क्या ड्रॉन अप होता है इसके, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका शेप क्या होता है डेमोक्रेटिक स्टेट्स में. ठीक है, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन. बोला जाता है कि एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि जब बहुत सारे रूल्स एक साथ लिखे जाते हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. अगर मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बार एक्सेप्ट कर लिया गया तो क्या हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, वो पूछ रहा है. ठीक है, वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिज़ाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट इज़ दैट ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, जो अगर हम एक रीसेंट डिज़ाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं कि हमारे संविधान में जो अभी रिसेंट में डिज़ाइनिंग हुई है वो साउथ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है. वी बिगिन द चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपन देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हम इस चैप्टर में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था, कैसे साउथ अफ्रीकन्स के जो लोग थे वो इस टास्क को डिज़ाइन करने के लिए गए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिज़ाइनिंग की. देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. ठीक है, पहले हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस डिज़ाइन किए गए वो पढ़ेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया गया है, व्हाट इट्स फाउंडेशनल वैल्यूज़ आर एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ गवर्नमेंट. बोला जाता है कि हम देखेंगे कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, और कैसे इसका फाउंडेशनल वैल्यू क्या है, और ये कैसे प्रोवाइड्स करता है एक फ्रेमवर्क जो सिटीजन्स की लाइफ और गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जो ओवरव्यू है ये बताना चाह रहा है कि सबसे पहले तो इसने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ अ. ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. ठीक, जब यहाँ तो हमने इसका आंसर पढ़ा कि जब बहुत सारे रूल्स मिलते हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है, दिस कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद हमने पढ़ा कि ये सारे यहाँ भी चीज़ें हैं
कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्रॉप अप किया गया है, किसने डिज़ाइन किया गया है, क्या वे है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें ये भी बोला है कि वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड कैन वी मेक, क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने इसका आंसर देखा कि हाँ चेंजेस कर सकते हैं। अभी जो साउथ अफ्रीका है, जस्ट अ मिनट, साउथ अफ्रीका वहाँ की जो कंट्री है वहाँ पे अभी रिसेंट में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी। अब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट पे बात करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, उसकी फाउंडेशनल वैल्यू क्या है, कैसे प्रोवाइड्स किया गया, इसका फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, सिटीजन्स लाइफ और गवर्नमेंट से कैसे रिलेट करता है। नाउ फर्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। I have fought against white domination and I have fought against the black domination, ठीक है। some person is here, नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि मैंने जो लोग वाइट पीपल को डोमिनेट करते हैं, जो लोग ब्लैक पीपल को डोमिनेट करते हैं, मैंने उनके लिए लड़ा है। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल द पर्सन लिव टुगेदर इन हारमोनी एंड विद द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। बोला है कि मैंने ऐसी भी सोसाइटी देखी है, ऐसी भी सोसाइटी बनाई है जो कि एक फ्री सोसाइटी रहती है, जहाँ पे लोग साथ में जीते हैं, ठीक है, पर्सनल हार्मोनी में और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ। इट इज़ एन आइडियल विच आई हैव होप टू लीव फॉर एंड अचीव टू इट। ये मेरे लिए एक आइडियल चीज़ थी कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये अचीव करना है। बट इफ़ नीड्स बी, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, ठीक है। और बोला जाता है कि लेकिन अगर ये मेरी ज़रूरत है तो ये मेरी आइडियल है कि मैं जिसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं मर सकता हूँ। नाउ दिस वॉज द नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर अ ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। बोला जाता है कि ये नेल्सन मंडेला थे जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, उनके अगेंस्ट में ये चीज़ें बोल रहे थे। ही एंड 7 अदर लीडर्स वेयर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजीम इन दिस कंट्री। बोला जाता है कि नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विथ इट्स 7 फ्रेंड, ठीक है, अलॉन्ग विथ इट्स 7 फ्रेंड, उन्होंने अपनी लाइफ दे दी और 1964 में वो उन्हें जेल हुआ था। और मतलब कि ही वॉज सच अ पर्सन कि ही वॉज रेडी टू डाई। मतलब उन्होंने बोला कि अगर मैं ये अच्छी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ और आप मुझे इसके लिए मौत सज़ा देना चाहते हैं, मौत की, तो आई एम रेडी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जस्ट वाइट पीपल के अगेंस्ट में लड़ा था। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड, ठीक है। वहाँ का एक जो सबसे बड़ा जेल है रॉबिन आइलैंड, वहाँ पे उन्होंने 28 साल स्पेंड किया। नाउ एपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, ठीक है। सी उन्होंने किसके लिए लड़ा था, यहाँ पे हम देखेंगे एपार्थाइड पीपल के लिए, ठीक है। तो एपार्थाइड जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसे लोग होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं लोगों को, और किसके बेस पे उनको डिवाइड करते हैं, लेबल करते हैं, कलर ऑफ स्किन। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो वहाँ के लोग होते हैं वो बेसिकली ब्लैक कलर में होते हैं। दे मेड अप ऑफ 3/4 ऑफ पॉपुलेशन एंड वेयर कॉल्ड द ब्लैक्स, ठीक है। जो अफ्रीका की बात करें तो वहाँ की जो 1/3 पॉपुलेशन है, 3/4 पॉपुलेशन जो है दैट इज़ अ ब्लैक कलर, और वहाँ पे के लोग वहाँ पे 1/4 पॉपुलेशन में ब्लैक पीपल ही रहते हैं। बिसाइड दिस 2 groups there were people of mixed races who were the called colored and the people who migrated from India. Okay, apart from the 3/4 people there were also some people and उनको 2 बेसिकली कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया था, मिक्सड रेसेस में डिवाइड किया गया था, और एक कलर्ड रहता था, और पीपल जो माइग्रेट होते थे इंडिया से। मतलब उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो कलर्ड पीपल में आप देख पा रहे हैं, दूसरा जो इंडिया से माइग्रेट होते थे। दैट वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल द नॉन वाइट एज अ इन्फीरियर्स, द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। बोला जाता है कि ये जो वाइट रूलर्स होते थे वो नॉन वाइट पीपल्स को अपने से नीचे ट्रीट करते थे, और जो भी नॉन वाइट पीपल्स रहते थे उनको इक्वल वोटिंग राइट नहीं है। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था कि जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ पे वोटिंग का राइट्स इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे जो वाइट रूलर्स हैं वो इनको इन्फीरियर, मतलब अपने से छोटा ट्रीट करते थे और उन्हें वोटिंग राइट भी नहीं देते थे। द एपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली अप्रोसिव फ्रॉम द ब्लैक्स, ठीक है। इनकी जो
सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था. दे वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन अ वाइट एरियाज. दे कुड वर्क इन अ वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट. बोला जाता था कि अपार्थाइड सिस्टम में हमने तो ये भी देख लिया कि वाइट लोग कैसे ब्लैक लोग को डोमिनेट करते थे. अब हम ये देखेंगे कि ब्लैक्स पीपल कैसे डोमिनेट करते थे. तो देखो होता क्या था कि सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली अप्रोसिव फॉर द ब्लैक्स. तो जो ब्लैक पीपल थे उनको वाइट एरियाज़ में आने के लिए मना कर दिया गया था. ठीक है, वो सिर्फ अपने ही एरिया में वर्क कर सकते थे इफ़ दे हैड अ परमिट. वो वाइट एरिया में तब आ सकते थे अपार्ट फ्रॉम द ब्लैक एरिया जब उनके पास परमिशन रहती थी. ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सारी जगह पे वो नहीं आ सकते थे. ओके, नाउ struggle against apartheid. Apartheid was the name of the system of racial discrimination unique in South Africa. ठीक है, यहाँ पे अगर डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज़ द apartheid, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो एक नेम दिया गया था एक सिस्टम का जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था और ये यूनिक था. सिस्टम कहाँ चलता था? साउथ अफ्रीका में. द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन द साउथ अफ्रीका. ठीक है, जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने ये सिस्टम को अपोज किया था साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग द 7th and 18th. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with the arms and forces in the way they occupied India. Okay, what happened कि जब 17th और 18th century की बात आती है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, तो जो ट्रेडिंग कंपनीज होती है यूरोप से वो ऑक्यूपाइड कर लेती है इसको जस्ट लाइक अ इंडिया. बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. ओके, व्हाट हैपन, जैसे कि इंडिया में क्या हुआ था कि इंडिया में वो अंग्रेज जो आए थे वो इंडिया को अपना देश समझ लेते थे और वहाँ की रूलरशिप भी उन्होंने ले ली थी. सेम यहाँ पे भी वाइट पीपल आ गए थे साउथ अफ्रीका में और वहाँ पे सेटल डाउन हो गए थे और लोकल रूलर्स जैसे वर्क करते थे. द सिस्टम ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स वेर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक्स. ठीक है, जो वहाँ का पब्लिक टॉयलेट्स था, अगर जैसे हम देखते हैं अभी कि हम अगर या किसी मॉल में जा रहे हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे जो टॉयलेट्स होता है दैट इज़ फॉर इक्वल पर्सन. मतलब वहाँ पे रेस की डिवाइड नहीं है कि आप ब्लैक हो तो इधर जाओगे, वाइट हो तो इधर जाओगे. पर वहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि वहाँ पे जो टॉयलेट्स रहते थे वो सेपरेट बनाए जाते थे, वाइट पीपल के अलग, ब्लैक पीपल के लिए अलग. नाउ दिस वॉज कॉल्ड द सेग्रीगेशन. ठीक है, इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट वर्शिप, ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल ट्रीटमेंट. ठीक है, आप देख सकते हो कितना क्रूअल बिहेवियर था उनका कि जो यहाँ पे वर्शिपिंग के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था. मतलब जो चर्च थे वहाँ पे सिर्फ वाइट पीपल जा सकते थे और ब्लैक पीपल को नहीं जाने के लिए परमिशन थी. उन्हें एक टेरिबल जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है. सिंस 1950 द ब्लैक्स कलर्स एंड इंडियन फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम. ठीक है, 1950 में ब्लैक कलर के लिए मीन्स अगेंस्ट द वाइट कलर इंडिया ने फाइट किया था. दे लॉन्च द प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक्स. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, व्हाट हैपन कि जब वहाँ पे इंडिया के कुछ लोग ऑलरेडी जो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जनरली क्या हुआ था कि इंडिया में अफ्रीका में क्या होता था कि लेबर्स क्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम पे. ठीक है, तो इंडिया से जनरली लोग वर्क के लिए अफ्रीका में माइग्रेट हो गए थे. ठीक है, तो वो जो वहाँ पे लोग रहते थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट किया जाता था, बहुत ज़्यादा इतना रैशनली ट्रीट किया जाता था कि बिकॉज इंडियंस वेयर बेसिकली ब्लैक कलर, तो उनके लिए चर्चेस अलाउ नहीं थे, मैरिजेस उनकी उन्हीं से करा दी जाती थी जिससे वो चाहते थे, उनके अपने परमिशन से नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी. ठीक है, अगर दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स. ओके, तो इंडियंस ने वहाँ पे क्या किया कि प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दी. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, ऑलरेडी हमने देखा कि इंडियंस वेयर वहाँ पे फाउट कर रहे थे मीन्स अगेंस्ट दी वाइट पीपल्स. तो वहाँ पे एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस.
और वो लोग वहाँ पे जो सेग्रीगेशन पॉलिसी थी उसके लिए वहाँ पे एफर्ट कर रहे थे. दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, वो जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करती है. ठीक है, लाइक वर्कर्स थे उसमें, यूनियंस थे, कम्युनिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे. मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ऑल African National Congress to oppose the apartheid and played a leading role in this struggle. What it's saying कि बहुत से sensitive whites also लोग थे, मतलब ऑलरेडी वो वाइट कैटेगरीज में आ रहे थे, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो रहा था कि जो ब्लैक कैटेगरीज के लोग हैं इनके साथ जो भी अपार्थाइड सिस्टम चल रहा है वो बहुत गलत है. तो बहुत से वाइट कलर के लोग भी जो वाइट उसमें आते थे, उन्होंने भी ये चीज़ें ज्वाइन की थी. सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड एपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट. बहुत से कंट्री ने भी यहाँ पे साथ दिया था. उन्होंने भी बोला था कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, ये बहुत अनजस्टिस चीज़ है, रेसिस्ट चीज़ है. बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय द डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. लेकिन वहाँ की जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. उनको ये एपार्थाइड सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा था और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और बहुत से लोगों को टॉर्चर किया, मारा, ब्लैक कलर के लोगों को, और उनको हमेशा ऐसे ही सेग्रीगेट करके रखे. ठीक है, आप आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप 1913 से लेके या 19 बिफोर दी 1914, ठीक है, 1914 तक आप ये देखोगे कि महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो देयर. ठीक है, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी भी ये जो स्ट्रगल चल रहा था अगेंस्ट द सेग्रीगेट पीपल वहाँ पे इंक्लूड थे. और उन्होंने बहुत से, और इवन पहला जो सत्याग्रह लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, वो था अफ्रीका में वाइट पीपल के अगेंस्ट ही हुआ था. तो ठीक है, ये हम देखेंगे हिस्ट्री में जब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे बेसिकली ये समझा कि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको अधिकार दे रहा था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. वो अगर वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था तो ऐसा क्यों हो रहा था. ठीक है, तो हम इसको समझे कि इसके अगेंस्ट में लड़ाई की गई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, अपडेट किया गया, वहाँ पे इक्वलिटी को लेके आया गया, ये सारी चीज़ें हुई थी. अब हम ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया. अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो.